हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, इसके पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस के बारे में। तो अगला जो हमारा कोशिकांग होता है, कोशिका में पाया जाने वाला अंग, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप सब लोग जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड होता है, ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड होता है। इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का विद्युत ग्रह या शक्ति ग्रह या इंग्लिश में पावर हाउस भी कहते हैं। आप सब लोग जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स फाउंड यूकेरेटिक सेल। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटो मीन्स क्या होता है, थ्रेड, और कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेन्यू लाइक, मतलब सूक्ष्म कणिका तंतु के समान। इसे पावर हाउस भी बोला जाता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को जो है, सबसे पहले कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। उसके बाद फ्लेमिंग ने इन संरचनाओं को फाइला, और अल्टमान नामक वैज्ञानिक थे। अल्टमान, सबसे पहले अल्टमान नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1894 में इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था। तो सबसे पहला जो श्रेय जाता है वो किसे जाएगा, अल्टमान नामक वैज्ञानिक को जाता है सन 1894 में। इसके बाद इसका श्रेय जो होता है अल्टमान को वैसे तो दिया गया, इसकी खोज का श्रेय जो है सबसे पहले अल्टमान नामक वैज्ञानिक को दिया गया। इसके बाद वर्तमान प्रचलित नाम माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेंडा नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1898 में दिया था। ठीक है, तो इसकी प्लांट सेल में अगर इसकी खोज का श्रेय देखें तो मिविस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1904 में इसकी खोज प्लांट सेल में की थी। तो कहने का मतलब ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक पावर हाउस भी कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कह सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो कार्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये ऊर्जा के ट्रांसफ्यूज़र का कार्य करता है। मतलब कि ये खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का विद्युत ग्रह या शक्ति ग्रह या पावर हाउस भी कह सकते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोप्लास्ट, प्लास्टोसोम, मायोकॉन्ड्रिया आदि नामों से भी हमने देखा है। इसके अलावा माइट्रो जो वर्ड होता है उसका मीन्स क्या होगा, थ्रेड, और कॉन्ड्रिया मीन्स कणिका। अगर हम देखें तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, सूत्र कणिका तंतु के समान होगा। ओके, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, मतलब साइटोप्लाज्म में इसे सेल में देखा गया है। पावर हाउस ऑफ सेल, इसे पावर हाउस भी कहा गया है। सबसे पहले इसकी खोज का श्रेय अल्टमान नामक वैज्ञानिक को जाएगा सन 1894 में। उसके बाद उसके बाद बेंडा नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया। इसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं हम इसकी मार्फोलॉजी पे, बाह्य संरचना पे। अगर हम साइज की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की साइज़ की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया रेंज फ्रॉम 0.5 से लेके तो 1.0 μm तक डायमीटर तक होता है। इसका मतलब कि कितना होगा, अगर हम इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के साइज़ का देखें तो इसकी साइज़ इसकी कार्यशीलता पर डिपेंड करेगी। इसकी लंबाई मैक्सिमम अगर देखें, लंबाई जो होती है इसकी 1.5 म्यू से लेके 4 म्यू तक, और व्यास अगर देखें तो इसका व्यास होता है 0.5 से 1.0 म्यू तक हो सकता है। अगर इसके आकृति को हम देख रहे हैं तो इसकी आकृति कोशिका की क्रियात्मक अवस्था पर डिपेंड करेगी। एक ही सेल में अलग अलग आकृति के भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि तंतु में भी होते हैं, या कणिका में भी हो सकते हैं, या छड़नुमा भी हो सकते हैं। अगर इसका शेप देखें हम तो ये अलग अलग सेल में अलग अलग आकार का होगा। अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर और लोकेशन की बात करें तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उसकी क्रियाशीलता पर डिपेंड करेगी, उसकी क्रियाशीलता पर डिपेंड रहती है। इसके अलावा ऐसी सेल जिनमें उपापचयी क्रियाएं अधिक होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा होगी। जंतु सेल की अपेक्षा, अगर हम एनिमल सेल की अगर अपेक्षा देखें तो प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, क्योंकि प्लांट सेल में जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट भी एटीपी का संश्लेषण करता है, जो कि एनिमल में एब्सेंट होता है। अगर एक नॉर्मल सेल में इनकी संख्या देखिए तो एक नॉर्मल सेल में
इनकी संख्या 200 से 300 के बीच हो सकती है। लेकिन अगर हम एल्गी की बात कर रहे हैं तो एल्गी जैसे माइक्रोस्टेरियास एल्गी की बात करें तो इसके प्रत्येक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाएगा, जबकि समुद्री आर्चिन की बात करें तो इनके अंडों में मैक्सिमम 1,40,000 से 1,50,000 तक की संख्या हो सकती है। इसके अलावा हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में देखा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के उस क्षेत्र में अधिक देखे जाते हैं जहाँ पर उपापचयी क्रिया मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिखाई देती है। कीटों की उड़न पेशियाँ, मतलब जो उड़ने की पेशियाँ होती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा देखी गई है। मतलब एक सेल में कम से कम एक सेल में मैक्सिमम 5 लाख के आसपास हो सकती है। तो इनको जो है यहाँ पे सर्कोसोमा भी हमने कहा है। तो ये तो हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की मार्फोलॉजी, मतलब साइज, शेप, नंबर और लोकेशन। इसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखिए तो इसमें हमें क्या क्या दिखाई देगा? आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी और मैट्रिक्स। तो ये कुछ संरचनाएं हैं जो इसमें हमें देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये रहा हमारे सामने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, जिसमें सबसे बाहर की तरफ क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, सबसे बाहर की तरफ क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है ना। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ। इसके बाद मैट्रिक्स, राइबोसोम, DNA, F1 F0 कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टी और इंटरसेलुलर स्पेस, अंतरकोशिकीय अवकाश। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने के लिए मिलती है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, तो इसमें दो प्रकार की मेम्ब्रेन हमें दिखाई देती है। मतलब कि प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में जो होती है लिपोप्रोटीन की बनी हुई 2 लेयर हमें दिखाई देगी। ठीक है, 2 लेयर दिखाई देती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी इनर मेम्ब्रेन। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इनकी रचना अगर हम देखें तो यूनिट मेम्ब्रेन की तरह होगी। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो कम होगी और लिपिड की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये वाटर, शुगर और जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनके लिए पारगम्य होती है। जबकि अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी और लिपिड की मात्रा कम होगी। मतलब कि ये कैसी होंगी? अर्ध पारगम्य प्रकार की होगी। अगर आउटर झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन देखें तो वो चिकनी, मतलब स्मूथ दिखाई देती है। लेकिन हम इनर मेम्ब्रेन की तरफ देखें तो इनर मेम्ब्रेन की तरफ अंगुलियों के समान निकली हुई फोल्ड जैसी संरचना होती है। इसे हम डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए आउटर मेम्ब्रेन कैसी है, यहाँ पे हमें आउटर मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ पे बिल्कुल चिकनी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है अंदर की तरफ उंगलियों की जो संरचना होती है उसी की संरचना के समान यहाँ पे आकृति बनाए हुए हमें दिखाई देती है। ओके, आप सब लोग देख रहे होंगे डायग्राम में हमें अंदर की तरफ मुड़ी हुई ये संरचना दिखाई देती है। ये जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई संरचना है इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहेंगे। क्या कहते हैं? ये जो अंदर की तरफ फोल्ड हुई संरचना हमें दिखाई दे रही है ये क्या कहलाती है? क्रिस्टी कहलाती है। किस में होगी? इनर मेम्ब्रेन में। तो प्लांट में ये जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई संरचना होती है, जो फोल्ड होते हैं, ये नली के आकार के समान हमें दिखाई देंगे, इसीलिए हम इसे ट्यूबलाई या माइक्रोविलाई भी कह सकते हैं। तो ये जो क्रिस्टी होते हैं शाखित या अशाखित प्रकार के होंगे। क्रिस्टी की संख्या और लंबाई जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया उनके साइज और सेल की उपापचयी दर पर डिपेंड करती है। जिन सेल में श्वसन क्रिया एक्टिव रूप से होगी उसमें क्रिस्टी जो होते हैं वो लॉन्ग, मतलब कि लंबे और संख्या में ज़्यादा होते हैं। अब हम आते हैं आंतरिक झिल्ली पर, मतलब कि इनर मेम्ब्रेन पर। तो इनर मेम्ब्रेन की जो बाहरी सतह को हम क्या कहते हैं? सी फेस। इनर मेम्ब्रेन की जो बाहरी सतह है उसे हम क्या कहेंगे? सी फेस। और भीतरी जो अंदर की सतह होती है अंदर की तरफ उसे हम क्या कहेंगे? एम फेस कहेंगे। ठीक है, ये जो बाहर की तरफ संरचना है उसे हम क्या कहेंगे? सी फेस। और जो अंदर की तरफ है उसे हम क्या कहेंगे? एम फेस कहेंगे। ठीक है,
तो सी फेस और एम फेस के बाद इनर मेम्ब्रेन का जो एम फेस होता है उस पर बहुत सारे टेनिस की रैकेट की समान आकृति वाले 70 से लेके तो 100 एंगस्ट्रॉन की लंबाई के सूक्ष्म कण हमें यहाँ पे कंटिन्यू रूप से एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर दिखाई देंगे, जिसे हम इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट या F1 कणिका है, ठीक है, या इसे F1 कणिका है या F1 कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। तो ये जो F1 कणिकाएं या पार्टिकल्स होते हैं इसे ऑक्सीसोम्स भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा F1 कॉम्प्लेक्स में जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब ETS और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये इनमें काम आने वाले एंजाइम्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसीलिए पार्सन्स ने इन्हें जो होते हैं ETM नाम दिया और ETP नाम दिया, सॉरी, है ना। और ऑक्सीसोम्स को इन्होंने 3 भागों में बांटा, F0 पार्टिकल सबसे पहले। तो इसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीसोम झिल्ली में धंसा हुआ रहता है। उसके बाद F5 से लेकर F6 तक तो ये भाग जो होता है आधार और शीर्ष को जोड़ता है। और F1 तो ये गोलाकार होते हैं और गोलाकार होने के साथ साथ ये वृत्त के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। ATP फेज और सिंथेटेज एंजाइम इसमें हमें दिखाई देते हैं। तो ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की इनर और आउटर मेम्ब्रेन। अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात, माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर की बात करते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया 2 भागों में डिवाइड होता है, एक आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आउटर चैम्बर या आउटर चैम्बर हमें दिखाई देता है, जो लगभग 60 से लेके 80 एंगस्ट्रॉन तक चौड़ा होता है। ये कम घनत्व वाले तरल पदार्थ इसमें भरा रहेगा, साथ ही साथ में रासायनिक संगठन और कोशिका द्रव्य के समान होगा। अगर हम इनर झिल्ली की बात कर रहे हैं तो इनर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ जो बीच का भाग होता है वो इनर चैम्बर कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें इसका रासायनिक संगठन, अगर हम रासायनिक संगठन की बात कर रहे हैं तो इसमें प्रोटीन जो होता है 60 से 70% होगा, फैट जो होता है 25 से 30%, RNA जो होता है 0.5% और DNA का कुछ भाग इसमें दिखाई देता है। इसके बाद हम इसके कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर खाद्य पदार्थों का जो होता है खाद्य का ऑक्सीकरण होता है और जिसके द्वारा ऊर्जा जो होती है ATP के रूप में उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA कोशिका द्रव्यीय आनुवंशिकता को दर्शाएगा। इसके अलावा शुक्राणुजनन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल रिंग का निर्माण होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ एमिनो एसिड के जैव संश्लेषण में काम देगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की हीम के संश्लेषण का जगह होती है। इसके अलावा हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया अंड जनन के समय जो पीतक प्लेटलेट्स होती है उसका निर्माण करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखी। अब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या अंतर होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है आप सब लोग जानते हो ग्रीन यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है सभी प्रकार के प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट को देखें तो इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए तो ये रेस्पिरेशन मतलब कि श्वसन से रिलेटेड होता है, श्वसन की क्रिया इसमें होती है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखो तो उसमें क्लोरोफिल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसमें एनाबॉलिक मतलब कि उपचय क्रिया होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में केटाबॉलिक मतलब कि अपचय क्रिया होती है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें शुगर का निर्माण होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में शर्करा का विघटन होता है। अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट को सेल का रसोई घर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को सेल का रसोई घर कहा जाता है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं तो इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज की क्लास में हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।